एक बार की बात है, किसी गांव में सोनम अपनी माँ रेखा और पिता विकास के साथ रहती थी। सोनम दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से आते थे। एक दिन सोनम के पापा उसके पास आते हैं और सोनम से कहते हैं, सोनम बेटी, अब तो तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? पापा, मैं सोच रही हूँ कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं शहर चली जाऊँ। आपकी इस बारे में क्या राय है पापा? अगर तुम शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं अभी इस बारे में तुम्हारी मम्मी से बात करके आता हूँ, क्योंकि इस बारे में तुम्हारी मम्मी की राय जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों की मर्जी होगी तभी मैं आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाऊंगी। वैसे भी पापा, गांव में रहकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी गुड़िया रानी जो चाहेगी वही होगा। इतना कहकर सोनम के पापा रेखा के पास जाती हैं और उससे कहते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारी बेटी शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। तुम कहो तो मैं उसे शहर भेज दूं। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत समझदार है, इसलिए हमें उसे शहर भेज देना चाहिए। शहर जाएगी तो हमारी बेटी का भविष्य संवर जाएगा। मैं अगले हफ्ते ही शहर जाने की टिकट बुक कर लेता हूँ। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सोनम अपने पापा के साथ शहर आ जाती है। सोनम के पापा शहर में उसके रहने के लिए एक घर ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा सोनम, आज से तुम इस घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना बेटा। मैं हर महीने टाइम से तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ अपना अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर सोनम के पापा गांव वापस लौट जाते हैं। सोनम के लिए शहर का माहौल कुछ अलग था, इसलिए वो पहले शुरुआती दिनों में थोड़ी घबराई हुई सी रहती थी। सोनम के घर के पास एक आलिया नाम की लड़की रहती थी। आलिया सोनम के पास आती है और उससे कहती है, हेलो, तुम यहाँ नई आई हो क्या? हाँ, मैं यहाँ 2 दिन पहले ही आई हूँ। मैं भी यही तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। और तुम्हारा? मेरा नाम आलिया है। हमारा घर भी आसपास है। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद से आलिया और सोनम के बीच अच्छी खासी बातें शुरू हो जाती है। आलिया के आ जाने से सोनम का भी अकेलापन दूर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आलिया और सोनम बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक दिन आलिया सोनम से कहती है, सोनम, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरा भी घूमने का बहुत मन कर रहा था। बताओ कहाँ चलना है हमें? चलो देखते हैं, यहीं कहीं आसपास से घूमकर आ जाएंगे। उसके बाद दोनों सहेलियाँ घूमते घूमते जंगल की गुफा के पास आ जाती हैं। गुफा को देखकर आलिया कहती है, सोनम, वो देखो गुफा। चलो गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों सहेलियाँ गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा के अंदर बहुत देर तक घूमने के बाद सोनम को एक परी दिखाई देती है। परी को देखकर दोनों सहेलियाँ उसके पास जाती हैं और परी से पूछती हैं, आप तो परी हो ना, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी हाँ परी जी, बताइए आपको क्या मदद चाहिए? बेटी, मैं परी लोक से पृथ्वी लोक घूमने आई थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर
एक नदी पड़ती है। मैं अभी कुछ समय पहले उसी नदी के पास बैठी थी। तभी अचानक वहाँ पर एक जादूगरनी आई और मुझसे युद्ध करने लगी। जादूगरनी से युद्ध करते समय मैंने अपनी जादुई चक्की को नदी में डाल दिया। मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई चक्की में है। मैं अभी जादूगरनी की कैद में हूँ, जिसकी वजह से मैं नदी के पास जाकर अपनी जादुई चक्की नहीं ला सकती हूँ। भला नदी हम दोनों पर विश्वास करके आपकी जादुई चक्की हमें क्यों देगी? तुम्हें नदी में से 2 जादुई चक्की मिलेंगी। तुम्हें अपनी बुद्धि से किसी एक चक्की को मेरे पास लाना होगा। परी की पूरी बात सुनने के बाद सोनम और आलिया दोनों नदी की तरफ जाने लगती हैं। कि तभी आलिया सोनम से कहती है, सुनो सोनम, मैं तुम्हारे साथ उस नदी के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर आलिया वहाँ से डरकर भाग जाती है। लेकिन सोनम अकेले ही जादुई चक्की की नदी के पास जाती है और फिर सोनम उस नदी से कहती है, नदी, कृपया करके परी की जादुई चक्की मुझे दे दो। सोनम के इतना कहते ही वहाँ 2 जादुई चक्की प्रकट हो जाती है। तभी पहली जादुई चक्की कहती है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे अपने साथ लेने आई हो? चलो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना चांदी दूंगी। तभी दूसरी जादुई चक्की कहती है, नहीं नहीं सोनम, तुम मुझे ले चलो। मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छा खाना और अच्छे कपड़े और मेकअप किट भी दूंगी। नहीं, मुझे तुम दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ पर परी की जादुई चक्की लेने आई हूँ। अरे, हम भी तो जादुई चक्की ही है ना। तुम हमें अपने साथ लेकर चलो। परी के बारे में इतना मत सोचो, अपने बारे में सोचो और हमें अपने साथ लेकर चलो। नहीं, मैं परी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो लगता है तुम दोनों परी की जादुई चक्की हो ही नहीं। इतना कहकर सोनम वहाँ से जाने लगती है। तभी पहली जादुई चक्की सोनम को बुलाती है और उससे कहती है, रुको सोनम, मैं ही परी की जादुई शक्तियों वाली चक्की हूँ। हम दोनों सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपनी परीक्षा में पास हुई, इसलिए अब तुम परी की मदद करने के लिए हम दोनों को अपने साथ ले जा सकती हो। पहली जादुई चक्की की बात सुनकर सोनम बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों को अपने साथ गुफा में ले जाती है। उसके बाद पहली जादुई चक्की से परी की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। फिर परी उस जादूगरनी पर हमला करके खुद को जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा लेती है। फिर परी सोनम से कहती है, बेटी सोनम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मैं उस दुष्ट जादूगरनी के चंगुल से निकल पाई हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सोनम, मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप किट की चक्की देना चाहती हूँ। तुम इस जादुई मेकअप किट की चक्की से ढेर सारे मेकअप किट मांग सकती हो और तो और तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। परी से इनाम पाकर सोनम बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से सोनम जादुई मेकअप किट की चक्की के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बसंतपुर नाम के एक गाँव में एक रवीना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ शीला के साथ में रहती थी। रवीना की सौतेली माँ बहुत ही खड़ूस और स्वार्थी स्वभाव की औरत थी। शीला रवीना के पिता रमेश के काम पर जाते ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी।
रवीना की सौतेली माँ रवीना से दिन रात घर के काम करवाती रहती थी और बदले में केवल सूखी रोटी खाने को ही देती थी। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं और रवीना अब 18 साल की हो जाती है। इसी बीच रवीना की सौतेली माँ शीला को अपनी एक बेटी रिमझिम हो जाती है। अब शीला किसी भी तरह रवीना की शादी करवाना चाहती थी ताकि वो इस घर को खाली करके चली जाए। शीला अक्सर आस पड़ोस में रवीना की शादी के लिए बात किया करती थी। इसी तरह एक दिन शीला शॉपिंग के लिए शहर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक गरीब हट्टा कट्टा नौजवान बहुत परेशानी में नजर आता है। तभी वो लड़का शीला के पास आता है और उससे कहता है, आंटी जी मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और कोई मुझे काम पर भी नहीं रख रहा है। आप मेरी मदद कर दो, मुझे कोई काम दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस गरीब लड़के को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख शीला के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है। फिर शीला मन ही मन सोचती है, ये लड़का बहुत काम का है। अगर मैं इस लड़के से अपनी सौतेली बेटी रवीना की शादी कर दूं, तो ये मेरे बहुत काम आ जाएगा और इसी बहाने हमारे सर से वो बला भी टल जाएगी। हाँ, यही करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वो कर लूँगा। इसके बाद शीला उस लड़के को पूरी प्लानिंग समझाती है कि किस तरह से अमीर बनने का नाटक करना है। शीला उस लड़के को कुछ एडवांस रुपए देकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन जब रवीना के पिताजी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं, तो शीला उन्हें इस रिश्ते की खबर देती है। सुनिए जी, मैंने अपनी बिटिया रवीना के लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छे घराने से है और पैसे वाला भी है। अगर आप कहो तो मैं लड़के वालों को इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अरे ये क्या बात हुई, पहले पता तो कर लो लड़का कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऐसे थोड़ी ना शादी विवाह हो जाते हैं। बस आ गई ना वही बात। मैं सौतेली माँ हूँ, तो क्या मैं अपनी बिटिया रवीना के लिए अच्छा रिश्ता नहीं देखूंगी? सच कहते हैं लोग, सौतेली माँ को कोई अपनी माँ की जगह नहीं देता। रहने दो आप, यहाँ कोई मुझे अपना ही नहीं समझता। भला मैं अपनी बेटी रवीना के लिए कोई गलत रिश्ता थोड़ी ढूंढ कर लाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है बाबा, तुम आज उस लड़के को घर बुला लो। मैं एक बार लड़के से बात करके रिश्ता फाइनल कर दूंगा। इतना कहकर रवीना के पिता वहाँ से काम पर चले जाते हैं। यहाँ शीला मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अब उसके सभी पैसे बच जाएंगे और शादी विवाह में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। शीला जिस लड़के की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो गरीब लड़का रमन ही था। शीला रमन को फोन करके शाम को बुला लेती है। रमन को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो मजबूर होकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। शाम के समय रमन अच्छे कपड़े पहनकर शीला के घर आ जाता है। रमन के आते ही शीला रमन की तारीफ पे तारीफ करती है। रमन की MNC कंपनी में अच्छी नौकरी लगी है जी। रमन, सैलरी कितनी है तुम्हारी? जी वो 50। हाँ, बात हुई थी तुम्हारी माँ से। वो कह रही थी शुरुआत में कंपनी तुम्हें 50,000 रूपए महीना दे रही है। तो कब जाना है तुम्हें बेटा? अगले हफ्ते निकल रहे हैं। वो ऐसा है कि मेरा मुंबई में ट्रांसफर हो गया है, इसलिए हमें जाना होगा और मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए माँ का कहना है कि शादी अगले 2 दिन में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे ये क्या बात हुई रमन बेटा, शादी विवाह जैसे फंक्शन में तो टाइम लगता है। 2 दिन में हम इतना सब कुछ कैसे करेंगे बेटा?
पिताजी, माँ की ये आखिरी इच्छा है कि मेरा विवाह मेरे जन्मदिन वाले दिन पर ही हो, इसलिए हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते। हमें दहेज भी नहीं चाहिए। रमन, तुम ये रिश्ता पक्का समझो बेटा। हमें तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे। हम 2 दिन में शादी के लिए तैयार हैं। इस तरह शीला रवीना के पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं देती और खुद ही रिश्ता तय कर देती है। इस तरह से 2 दिन बाद ही रवीना और रमन की शादी हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और शादी का सामान देकर रवीना के माता पिता रवीना को विदा कर देते हैं। रमन घर पहुंचकर रवीना को सारी बातें सच सच बता देता है, जिसे सुनकर रवीना के मानो होश ही उड़ जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हैं। पर कोई बात नहीं, अगर उन्हें यही मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ इस टूटे फूटे घर में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इस तरह से उस दिन के बाद से रमन जो भी थोड़े बहुत रुपए कमाता, उससे ही रवीना अपना घर चलाया करती थी। रमन के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता था। फिर भी एक इंसान की लकड़ियाँ काटने से गुजारा नहीं हो पा रहा था। रमन की कमाई का अधिकतर पैसा उसके माँ के इलाज में ही लग जाया करता था। इसलिए रवीना भी रमन के साथ जंगल जाने का फैसला करती है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काटते और उन्हें ले जाकर बेच दिया करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे कि एक दिन वो दोनों लकड़ियाँ काट रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। रमन को आवाज सुनकर उस आवाज का पीछा करता है। रवीना भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी रमन देखता है कि एक छोटी बच्ची नदी में डूब रही है। रमन बिना आगे पीछे देखे नदी में उसकी जान बचाने के लिए कूद जाता है और उसे नदी से बाहर निकाल लेता है। रमन के इस व्यवहार से खुश होकर वो छोटी बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, खुश रहो रमन, मैं तुम्हारी मदद करने के स्वभाव से खुश होकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। ये लो, ये जादुई चक्की तुम ले जाओ। ये चक्की तुम्हें हर रोज सुंदर सुंदर सोने चांदी के फ्रॉक देगी, जिन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम इससे खाने पीने की चीजें भी मांग सकते हो। पर ध्यान रहे, ये चक्की कभी किसी लालची इंसान के हाथों में न आए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। रमन और रवीना परी की वो जादुई चक्की देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों खुशी खुशी वो चक्की लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर रमन जादुई चक्की से बहुत सारे सोने चांदी के फ्रॉक मांगता है और देखते ही देखते उसके सामने बहुत सारे सोने चांदी के फ्रॉक आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। इस तरह से उस दिन के बाद रमन वो सभी सोने चांदी के फ्रॉक सुनार की दुकान पर जाकर बेच दिया करता था। रमन को फ्रॉक बेचकर जो भी रुपए मिलते थे, उससे वो अपने घर का खर्चा निकालता और बाकी बचे रुपयों को गरीबों में बांट दिया करता। इस तरह धीरे धीरे करके उन दोनों ने अपना एक बड़ा घर खरीद लिया था और अब रमन की माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उस दिन के बाद वो अपने आगे का जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिताते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। कृष्णापुर नामक एक गांव में 2 बहनें शिखा और आरती अपनी माँ साधना के साथ रहा करती थी। आरती पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी माँ के घर के कामों में भी उनका हाथ बटाया करती थी। वहीं शिखा बहुत ही आलसी लड़की थी और वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। शिखा और आरती के पिता कैलाश की
कुछ समय पहले ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा उठाना पड़ता था। साधना गांव के एक सेठ के यहाँ पर काम करती थी। सेठ साधना को काम के बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा चलाने में बहुत सी दिक्कतें आती थी। कभी कभी तो तनख्वाह समय पर न मिलने के कारण उनके पास ऐसा समय भी आ जाया करता था जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो सभी लोग भूखे पेट ही सो जाया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन साधना सेठ के कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उसके हाथ से सेठ का एक बेशकीमती गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। सेठ टूटे हुए गुलदस्ते की आवाज सुनकर गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ने की? तुझे पता भी है कि ये पूरे 10,000 रुपए का गुलदस्ता था। जल्दी से मेरे 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम भला मैं कहाँ से लाऊंगी? आप तो मुझे केवल 2,000 रुपए ही महीने की पगार देते हैं। इतने में तो मेरे घर का राशन पानी बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है। कृपया करके मुझे काम से ना निकालें। आप तो धनवान हैं। हमारे घर का चूल्हा आपके यहाँ मजदूरी करके ही जलता है। कृपया करके आप मुझे काम से ना निकालें। मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं। मैं तो भूखे पेट गुजारा कर लूंगी, पर उन मासूमों को तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम मेरे 10,000 रुपए मेरे हाथ में दे दोगी, उस दिन से मैं तुझे वापस काम पर रख लूंगा। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। ऐसा कहकर सेठ साधना को काम से निकाल देता है। साधना घर जाकर अपनी बेटी आरती को बोलती है, आरती बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगी? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था। आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? माँ, आप केक बनाने का काम कर सकती हो। केक बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। एक बार आप जरा सोचिए तो। तुम ठीक कह रही हो बेटी। कल ही मैं शहर से सामान लाकर केक बनाया करूँगी। अगले दिन साधना अपनी बची हुई जमा पूंजी से बाजार जाकर केक बनाने का सामान ले आती है और घर चलाने के लिए घर में ही केक बनाने का काम शुरू कर देती है। साधना बहुत ही अच्छे केक बनाया करती थी, इसीलिए धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उसके हाथों के बनाए हुए केक खरीदने लगे। गली गली केक बेचकर साधना बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी दादी साधना के घर रोटी मांगने के लिए आ जाती है और कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लगी है। साधना बूढ़ी दादी को घर में बिठाकर अपने हिस्से की 2 रोटी बूढ़ी दादी को दे देती है और उनसे कहती है, ये लो अम्मा, ये 2 रोटी ही है, आप इसे खा लो। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं कल खा लूंगी। फिर वो बूढ़ी दादी 2 रोटी खा लेती है। रोटी खाते ही वो बूढ़ी एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, साधना बेटी, मैं एक परी हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियाँ थी, लेकिन फिर भी तुमने वो रोटी मुझे दे दी। तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई केक बनाने की मशीन देना चाहती हूँ। ये लो, इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारे सारे केक अपने आप ही बन जाया करेंगे।
और तुम उन केक्स को ले जाकर बाजार में बेच देना। इसी तरह तुम्हारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे और तुम धीरे धीरे अमीर हो जाओगी। परंतु ध्यान रहे, कभी भी जादुई केक बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल गलत कामों में मत करना। और इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारी जो भी कमाई हो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। साधना उस जादुई केक बनाने वाली मशीन को परी का आशीर्वाद समझकर रख लेती है। फिर सुबह जब साधना उस कमरे में वापस आती है तो देखती है कि जादुई केक बनाने वाली मशीन ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर केक अपने आप ही बनाकर रख दिए हैं। साधना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन केकों को ले जाकर बाजार में बेचने निकल जाती है। केक इतने टेस्टी थे कि सभी लोग उसे जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं और आज बहुत दिनों के बाद साधना की अच्छी कमाई हुई थी और फिर वो अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लेकर घर पहुंचती है। ये लो मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये चाट, पिज्जा, सैंडविच और बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई है। जल्दी जल्दी इसे खाकर फिनिश करो, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस तरह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उसी घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और जादुई केक बनाने वाली मशीन से जो भी कमाई होती थी वो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।